सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में उन्हें आपका स्वागत है। हम विश्व का इतिहास पढ़ रहे हैं। विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है। आज हम अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं, स्वतंत्रता संघर्ष के कारणों का अध्ययन करेंगे। अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष है, इसे बहुत सारे इतिहासकार इसे स्वतंत्रता संघर्ष की उपमा ही नहीं मान देते हैं, इसे स्वतंत्रता संघर्ष ही नहीं मानते, बल्कि इसे क्रांति मानते हैं जो आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए लड़ी गई थी या की गई थी। अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष विश्व के अन्य देशों में जो हुए स्वतंत्रता संघर्ष उनसे कई मायनों में भिन्न था, क्योंकि अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष अमेरिका की भूमि पर इंग्लैंड के लोगों के द्वारा ही इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा गया था। जब कोलंबस ने यूरोप से भारत के खोजने की समुद्री मार्ग खोजने के लिए निकला और वह अमेरिका पहुंच गया और अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन के नाम से पुकारा। उसके बाद यूरोप के लोग, विशेष तौर से इंग्लैंड के लोग, ब्रिटेन के लोग अमेरिका की ओर जाना प्रारंभ किया। सामान्यतः अगर हम देखें तो जाने के कई कारण रहे हैं कि यूरोप के लोग अमेरिका क्यों गए, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखें तो यूरोपीय लोग इंग्लैंड के या यूरोप के लोग अमेरिका जाने का जो मूलभूत कारण रहा वह सामान्यतः उसे देख सकते हैं संसाधनों को लेकर वो विशेष तौर से गए। तो कुछ अपने यानी 3G के रूप में देख सकते हैं, गोल्ड के रूप में, ग्लोरी के रूप में और गॉड के रूप में, ठीक है ना। तो गोल्ड का मतलब है कि अमेरिका से खनिज संसाधन, धन की संपदा की प्राप्ति के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और क्योंकि इंग्लैंड के लोगों का मानना था कि वहाँ पर यूरोपीय लोगों का मानना था कि वहाँ पर यूरोप में एक अच्छी सभ्यता और संस्कृति विकसित हो चुकी है और उस सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार करना यूरोपियनों का दायित्व बनता है। तो अंधकार में लोगों को एक उजाले की ओर, अच्छे समाज की ओर, संस्कृति की ओर ले जाना है। तो यूरोप के लोग 1482 के बाद अमेरिका की ओर जाना प्रारंभ किया। इसमें इंग्लैंड के लोग सर्वाधिक अमेरिका में गए और अमेरिका में जाकर बस गए और वहाँ के निवासी हो गए। और मूल जो अमेरिका के लोग थे उनकी संख्या है वो बाहरी लोगों की संख्या से कम हो गई और उन लोगों को अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों की ओर धकेल दिया गया। साथ ही यूरोपीय लोग जब इंग्लैंड से या यूरोपीय लोग जब अमेरिका गए तो अपने साथ कई प्रकार की बीमारियां भी लेकर गए और उन बीमारियों के कारण इंग्लैंड के एक बहुत बड़ा वर्ग जो अमेरिका में बसा, उन बीमारियों के कारण वह तो सुरक्षित रहा, लेकिन अमेरिका के लोगों को उस जनसंख्या का, उन बीमारियों के कारण बहुत बड़ा ह्रास हुआ और मूल लोग, वहाँ के मूल बाशिंदे जो थे उनकी संख्या कम हो गई और वो अल्प हो गए और उनके स्थान पर यूरोप से आने वाले लोगों की संख्या अधिक हो गई।
तो इस प्रकार जब इंग्लैंड के लोग अमेरिका में आकर बसे तो कुछ ही समय बाद स्थिति ये हुई कि इंग्लैंड के लोगों ने जो किसी समय में किन्हीं कारणों से लेकर अमेरिका आए और अमेरिका में बस गए, और समय के साथ इन इंग्लैंड के लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका में क्रांति कर दी और अंततः अमेरिका ब्रिटेन के उपनिवेश से स्वतंत्र हुआ। लेकिन वहाँ का पर अधिकार स्वतंत्र होने के बाद भी वहाँ के मूल जो निवासी थे उनको सरकार में या सत्ता में कोई विशेष पद या अधिकार नहीं मिले। तो अमेरिका की इस स्वाधीनता संग्राम को इतिहासकार एक गृह युद्ध मानता है, जो अपने आर्थिक हितों के, व्यापारिक हितों के लिए मूल देश के खिलाफ लड़ा गया युद्ध था, और अंततः इंग्लैंड पराजित हुआ और अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। अगर हम अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष की अगर बात करें कि वो कौन से कारण थे जो इंग्लैंड के लोगों की जो शक्ति थी उसके खिलाफ इंग्लैंड के ही लोग उनके विरोधी हो गए, तो वो कौन से कारण थे? तो एक कारण तो ये था कि इंग्लैंड से जो लोग अमेरिका में आकर बसे उन लोगों का इंग्लैंड के प्रति या अपनी मातृभूमि के प्रति जो सहानुभूति थी वो कम थी, क्योंकि इंग्लैंड से जो लोग अमेरिका में आए उन लोगों की स्थिति और हैसियत यूँ देखें तो इंग्लैंड में अच्छी नहीं थी, और वो अपने बेहतर या अच्छे भविष्य की तलाश में वो अमेरिका में आए, और जब अमेरिका में आकर बस गए तो वो लोग अमेरिका इंग्लैंड के प्रति उनकी उतनी सहानुभूति नहीं थी जितनी कि इंग्लैंड के लोग विश्व के दूसरे देशों में गए और वहाँ उन देशों में अपना उपनिवेश बसाया। जैसे कि भारत में अगर हम देखें तो इंग्लैंड के लोग यहाँ आए, यहाँ आने के बाद वो यहाँ के मूल निवासी नहीं बने, यानी यहाँ नहीं बसे और यहाँ के मूल निवासियों का शोषण किया। लेकिन इंग्लैंड के बहुत बड़ी जनसंख्या को जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो उनको, जो बहुत आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनको, और जिनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं थे, दास प्रथा, गुलाम प्रथा जो थी, उन लोगों को विशेष तौर से उन क्षेत्रों में ले जाकर बसा दिया गया। तो उन लोगों की इंग्लैंड के प्रति सहानुभूति नहीं थी। ये एक मात्र देश के प्रति इतनी सहानुभूति नहीं होना भी एक अमेरिका के क्रांति का कारण रहा। अगर हम देखें तो समय के साथ सहानुभूति में और कमी होती चली गई। फिर जो लोग वहीं बस गए, उनका जन्म जब अमेरिकाई क्षेत्रों में हुआ तो वो धीरे धीरे आने वाली एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी बाद वो अपने आप को अमेरिका के निवासी मानने लग गए, और इंग्लैंड जो अधिक से अधिक जो मांग कर रहा था उसका उन लोगों ने विरोध किया। दूसरा अगर कारण अगर देखें तो महत्वपूर्ण कारण रहा कि बौद्धिक क्रांति या बौद्धिक विकास होना। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे वैचारिक रूप से विचार उत्पन्न हुए और उसमें महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा का रहा। तो ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय स्थापित किए गए या स्थापित हुए, जैसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय, और वहाँ पर एक के बाद एक नवीन विचारों का प्रसार हुआ। अपने मातृभूमि के लिए कुछ कर गुजरने की बातों की विचार प्रसारित किए गए। तो मातृभूमि अब उनकी बदल गई, जो
इंग्लैंड से आए, उनकी अब मातृभूमि अमेरिका हो गई। अमेरिका के ऐसे बहुत सारे बौद्धिक विचारक थे जिन्होंने लोगों के विचारों में बहुत परिवर्तन किया। उनमें टॉमस पेन का नाम आता है, जिसकी पुस्तक कॉमन सेंस एक महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जिसमें लोगों में जागृति का काम किया। एक ऐसा ही एक न्यूज़पेपर निकलता था, बोस्टन न्यूज़ लेटर, वह भी एक महत्वपूर्ण न्यूज़ लेटर था, न्यूज़ कहें या समाचार पत्र था, तो जिसने वहाँ के लोगों को जागृत किया और वो अपने राष्ट्र यानी अमेरिका के लिए स्वतंत्रता की मांग करते गए। और फिर हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, और एक अगर हम देखें तो पेनिसिल्वेनिया के जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 1765-70 तक जाते जाते 25-30 ऐसे समाचार पत्र थे जो वहाँ के लोगों में नवीन जागृति का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो इन समाचार पत्र पत्रिकाओं का, बौद्धिक विचारकों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। बेंजामिन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, टॉमस पेन का महत्वपूर्ण योगदान रहा, हेनरी रॉबर्ट्स हेनरी का महत्वपूर्ण रहा, और विलियम एंड मैरी जो कॉलेज थी, उस कॉलेज में विशेष तौर से बौद्धिक विचारक तैयार हुए, और उन बौद्धिक विचारकों ने एक ऐसा माहौल तैयार किया जो ब्रिटेन के लोगों ने ब्रिटेन का ही विरोध करना प्रारंभ कर दिया। ठीक ऐसा ही एक कारण ये भी था कि जो इंग्लैंड के द्वारा जो शासन संचालित होता था, जो औपनिवेशिक शासन था, उसमें गवर्नर जनरल और उसकी जो कार्यकारिणी परिषद होती है वह शासन करती है। जैसे अगर हम समझने को प्रयास करें तो जैसे भारत में हम देखते हैं तो सारा जो शासन का भार है वह गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के द्वारा किया जाता था। वहाँ के जो लोग हैं उनके पर सीधा सीधा उनका अधिकार या संचालन, शासन का संचालन होता है, और गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी जो चाहे वो टैक्स लगा सकती है। तो जो वहाँ के मूल लोग जो थे, मूल लोग मतलब यहाँ मूल लोग का मतलब ये है कि इंग्लैंड के ही जो लोग अमेरिका में गए, वो उनके लिए मैंने मूल लोग शब्द प्रयोग किया, जबकि मूल जो नेटिव लोग थे उनको तो उन्होंने बाहर ही कर दिया। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने विशेष तौर से जो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी जो परिषद थी, उन परिषदों के बीच तनाव हो गया, क्योंकि कार्यकारिणी जो गवर्नर जनरल इंग्लैंड वगैरह से जो चुनकर आते थे या उन्हें भेजा जाता था, उनके वेतन भत्ते अधिक थे, और इंग्लैंड के लोग जो अमेरिका में कार्य कर रहे थे उनके वेतन भत्तों में अंतर था। जब उन्होंने वेतन वृद्धि की बातें की या मांग की तो सामान्यतः उनके बीच तनाव उत्पन्न हो गया। ये भी एक इंग्लैंड के विरुद्ध भाव और अधिक हो गए जब उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया। ठीक ऐसा ही यूरोप में विशेष तौर से जब सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 1757 से लेकर आने वाले 7 वर्षों तक यानी 63 तक जो युद्ध लड़े गए, इन युद्धों में सामान्यतः एक इंग्लैंड के खिलाफ जो फ्रांस ने जो संघर्ष किया और उसमें इन औपनिवेशों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इससे एक भ्रम ये भी टूटा कि औपनिवेशिक शक्ति का एहसास हो गया अमेरिका में रहने वाले लोगों को कि अगर हम चाहें तो इंग्लैंड संघर्ष करें तो इंग्लैंड से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सप्तवर्षीय युद्धों से भी जो नुकसान हुआ इंग्लैंड को, तो उसकी भरपाई भी इन उपनिवेशों से की गई। तो अधिक से अधिक उन पर कर्ज बोझ डाला गया करों का, ताकि उसकी स्थिति में सुधार। तो उस कर्ज का बोझ है वो सामान्यतः हम समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों ने उनका विरोध किया। और क्योंकि
सप्तवर्षीय युद्ध हम देखते हैं कि युद्ध जब लंबे समय तक लड़े गए तो आर्थिक बोझ बन गया इंग्लैंड के लिए, और उस आर्थिक बोझ की भरपाई उन्होंने अपने औपनिवेशिक राष्ट्रों से की। तो इस आर्थिक बोझ भी एक बड़ा कारण रहा। और क्योंकि इस सप्तवर्षीय युद्ध से जो महत्वपूर्ण बात ये रही कि जिन अमेरिकी लोगों को मूल बाशिंदे जो थे उनको आरक्षित क्षेत्र भी देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी मांगें रखी तो वो भी उनकी मांगें स्वीकार कर ली गई। आगे अगर हम देखें तो बहुत सारे इंग्लैंड से जो अमेरिका भेजे गए लोग थे वो इंग्लैंड से अमेरिका इसलिए आए थे कि उन्हें एक खुला वातावरण मिलेगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग आपराधिक प्रवृत्तियों के थे। तो उन्होंने लोगा कि अमेरिका में जाकर वो स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन निर्वाह करेंगे। और बहुत सारे जो इंग्लैंड की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके अंदर हम देखते हैं कि जो सामान्यतः शासक वर्ग था और जो पादरी वर्ग था उनके पास तो विशेष अधिकार थे और जनसाधारण के पास विशेष अधिकार नहीं थे। तो जो विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे वो लोग इसलिए इंग्लैंड से अमेरिका आए थे कि उन्हें वहाँ एक स्वतंत्र और खुला वातावरण मिलेगा। लेकिन इंग्लैंड से जब वो अमेरिका में आए तो वहाँ पर उन्हें कोई विशेष खुला वातावरण नहीं मिला। उन पर जब बंदिशें लागू की गई, नए से कानून बनाए गए, तो उन्होंने सामान्यतः अपने ही देश के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया, क्योंकि अब वो किसी भी प्रकार से अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। और एक बड़ी बात ये भी थी कि प्रारंभिक समय में इंग्लैंड ने अमेरिका में किसी विशेष प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया, नगण्य हस्तक्षेप था। तो नगण्य हस्तक्षेप होने के कारण वहाँ जो इंग्लैंड के लोग जो अमेरिका में जाकर बस गए उन लोगों ने समय के साथ अपने स्वतंत्र आचरण व्यवहार प्रारंभ कर दिया। और जब इंग्लैंड सरकार ने उन पर नियंत्रण करने की कोशिश की तो वो उनके लिए और मुश्किल हो गया, क्योंकि अब उन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब आपको पहले अधिकार दे दिए जाएं, आप स्वतंत्रता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, और फिर जब आप पर बंदिशें लगाई जाती है तो वह और मुश्किल हो जाती है। जैसे आप कॉलेज आ रहे हैं, कॉलेज में पहले से आपको कुछ ऐसे आने जाने की छूट हो, पोशाक की छूट हो, हर ऐसी आपको ऐसे छूट दे दी गई, कोई नियम कानून बनाए नहीं, हस्तक्षेप नहीं किया गया। लेकिन जब उन पर बंदिशें लगी तो निस्संदेह उस पर आपको आपत्ति होगी। अगर ये पहले से ऐसी व्यवस्था होती तो शायद वो उतना उन्हें खराब नहीं लगता। लेकिन जब उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, उनके अधिकारों को रोकने की कोशिश की, छीनने की कोशिश की, तो सामान्यतः संघर्ष और बढ़ गया। तो प्रारंभिक समय में ब्रिटेन के द्वारा वहाँ के लोगों पर, मूल लोगों जो इंग्लैंड से आए उन लोगों पर जो हस्तक्षेप नहीं किया गया, और जब हस्तक्षेप किया गया तो उन्हें लगा कि उनके अधिकार छीनते चले गए। और एक ये भी था कि अमेरिका के आसपास एक बड़ा विशाल प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र रहा। तो इस प्रकार से जो वो नेविगेशन वाली जो व्यवस्था इंग्लैंड लागू करना चाहता था वह भी वहाँ इतनी उपयुक्त नहीं हो सकी। तो इंग्लैंड तो एक छोटा सा देश, द्वीप था यूँ कहें तो, और अमेरिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप हो गया। तो एक द्वीप के द्वारा महाद्वीप पर शासन करना और समुद्री रूप से मुश्किल था, ये भी एक बड़ा कारण था। फिर ब्रिटिश संसद और अमेरिका के जो उपनिवेश थे उनके बीच मुख्यतः सैद्धांतिक मतभेद था, क्योंकि इंग्लैंड से जो लोग अमेरिका में आए उन अमेरिका में आए लोगों का जो मन से जो जुड़ाव था वह जुड़ाव इंग्लैंड की संसद के प्रति नहीं होकर इंग्लैंड के राजा के प्रति था। तो इसलिए राजा के प्रति उनकी सहानुभूति थी, ब्रिटेन के क्राउन के प्रति उनकी सहानुभूति थी, लेकिन ब्रिटिश संसद के प्रति उनकी सहानुभूति नहीं थी। तो ब्रिटेन
कि संसद जो कानून बनाती थी वो वहाँ के उपनिवेश के लोग उसे के प्रति राजा जितना संभाव नहीं रखते थे। जब जॉर्ज तृतीय ब्रिटेन का सम्राट बना और ग्रीनविले जब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने एक बात रखी कि जो उपनिवेश बनाए जाते हैं या बसाए जाते हैं वो मूल देश के आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए ही बसाए जाते हैं। तो उन्होंने इंग्लैंड के लोगों ने या ग्रीनविले ने या जॉर्ज तृतीय ने की नीति आत्मघाती हो गई, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए समझ लिया। और जब उन्होंने आर्थिक रूप से अत्यधिक कर लगाने प्रारंभ किए तो वहाँ के लोगों का व्यय अधिक कर लगाना प्रारंभ किया तो वहाँ के लोगों पर खर्चे बढ़ गए और उनसे उनकी स्थिति गरीबी की कगार की ओर धकेला जाने लगा। तो उन लोगों ने पहले ही इन करों का विरोध किया और अंततः इतना विरोध हुआ कि उन्हें बहुत सारी नीतियों को त्यागना पड़ा। जो ग्रीनविले की या जॉर्ज तृतीय की जो आर्थिक नीतियाँ थी वो बहुत हानिकारक रही। उसमें सबसे पहले जो था उनका 1764 ईस्वी का शुगर एक्ट था। तो अमेरिका के लोग हैं शुगर का आयात करते थे, तो इंग्लैंड ने इस शुगर का आयात बंद कर दिया और उसने ये सीमा शुल्क लगा दिए गए। और इन सीमा शुल्कों का प्रभाव ये हुआ कि एक के बाद एक जो अमेरिका के लोग जो शुगर है फ्रांस वगैरह से सस्ती मंगाते थे उसका आयात बंद कर दिया। तो अब शुगर महंगी बिकने लगी और उन्होंने एक नियम बना दिया शुगर इंग्लैंड से ही आयात की जाएगी। तो इंग्लैंड की महंगी शुगर उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई और इंग्लैंड में शीरा बनाने के उत्पाद के लिए इंग्लैंड की बाध्यता अनिवार्य कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड अमेरिका के लोगों ने उनका विरोध किया। ऐसा ही करेंसी एक्ट भी मुश्किल था, क्योंकि अब कोई भी दूसरी हुंडी है नोट है करेंसी है वो वहाँ पर इंग्लैंड के अतिरिक्त वहाँ चलने ही नहीं थी। ठीक है, ऐसा ही एक स्टाम्प एक्ट था। ठीक है ना, तो स्टाम्प एक्ट जो 1765 में लागू किया गया। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे स्टाम्प की ज़रूरत होती है। जब भी आप कभी भी कुछ किताबें पुस्तकें लाइसेंस या पट्टे खरीद रहे हैं कर रहे हैं तो उस पर शुल्क लगता था। उस शुल्क के द्वारा क्या किया गया कि इंग्लैंड ने इसे अत्यधिक बढ़ा दिया और सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया। जब इसका विरोध हुआ तो उसको भी इंग्लैंड की संसद ने समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार एक चाय एक्ट था। ठीक है ना, जो चाय एक्ट में विशेष तौर से चाय पर कर लगा दिया उन्होंने और चाय का भी आयात बंद कर दिया गया। तो इंग्लैंड भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी, तो उस की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो उन्होंने ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव रखा कि भाई उन्हें ब्रिटेन अमेरिका में चाय बेचने का एकाधिकार दिया जाए। तो उन्हें एकाधिकार दे दिया गया। तो वहाँ पर उन्होंने चाय पर प्रतिबंध लगा दिया। इंग्लैंड की बनी चाय ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ की जो रेट थी उस रेट से कम में चाय बेचना स्वीकार किया। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ के लोगों की चाय जो रेट थी उससे कम रेट पर बेची जाएगी तो सामान्यतः जो चाय बेचने वाले लोग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो बोस्टन टी पार्टी वाली घटना भी हम देख सकते हैं। 16 दिसंबर 1773 की घटना है कि बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज़ पहुंचा और 50 पेटियां जहाज़ में से बाहर समुद्र में फेंक दी गई और इससे स्थिति बहुत तनावग्रस्त हो गई और बोस्टन पर बंदरगाह पर ब्रिटिश संसद ने कहे तो बहुत सारे पाबंदियाँ लगा दी। बोस्टन बंदरगाह को तबाह करने की योजना बना दी गई। तो ये एक बड़ी घटनाएं रही जिन कारण से अमेरिका में स्थिति दयनीय होती चली गई इंग्लैंड की
इंग्लैंड के लोगों ने उनका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। फिर कांग्रेस के सितंबर 1774 से उनका विरोध प्रारंभ हो गया। प्रथम कांग्रेस मीटिंग हुई, कांग्रेस महाद्वीपीय कांग्रेस हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि भाई हमें इंग्लैंड के खिलाफ हमें स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना। तो इसमें सामान्यतः जॉर्ज वाशिंगटन और एडम्स और जॉर्ज जे जैसे लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और फिर दूसरी जो महाद्वीपीय व्यवस्था हुई, उन व्यवस्था में सामान्यतः अगर हम देखें तो जो 1775 में हुई, उसमें इंग्लैंड के लोगों ने इंग्लैंड के जो अमेरिका में लोग निवास कर रहे थे, उन लोगों ने इंग्लैंड के खिलाफ ही महाद्वीपीय व्यवस्था की। उन्होंने अपने उपनिवेशों को 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र करने की बात उन्होंने की। और 15 जून को जॉर्ज वाशिंगटन को अपना सेनापति चुनकर अमेरिका से स्वतंत्रता की बात कही। और 2 जुलाई 1776 को एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें 1776 को और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और 4 जुलाई अमेरिका को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। इस घोषणा पत्र से ये हुआ कि अमेरिका आगे आने वाले समय में स्वतंत्र हुआ। और इसके बाद जब जॉर्ज वाशिंगटन को सेनापति बना दिया गया, तो फिर इंग्लैंड की सेना के साथ वहाँ संघर्ष हुआ, जिसमें हम देखते हैं ट्रेटन का युद्ध हुआ 1776 में, उसमें इंग्लैंड की सेना हार गई। 1770 में सारगोटा का युद्ध, 77 में सारगोटा का युद्ध हुआ, उसमें भी इंग्लैंड की सेना हार गई। और यॉर्क टाउन में भी 1781 में अंततः अंग्रेज सेनापति को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और आखिर में इस सारगोटा के कहें युद्ध में या यॉर्क टाउन के युद्ध में अमेरिका के जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उनका विभिन्न देशों के साथ, जैसे फ्रांस ने, स्पेन ने उनका सहयोग किया, क्योंकि फ्रांस भी सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था। तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड को पराजय का सामना करना पड़ा और अंततः इंग्लैंड के और अमेरिका के बीच में पेरिस समझौता हुआ, और जिसके तहत उन्होंने 3 दिसंबर 1783 को पेरिस समझौते को स्वीकार कर लिया गया, हस्ताक्षर कर दिए गए। इसमें 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। ये अमेरिका के इतिहास का या विश्व के इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। और अंततः आगे चलकर अमेरिका स्वतंत्र हुआ और अमेरिका के जो स्वतंत्रता की तारीख है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है, जबकि पेरिस संधि के अनुसार वो 3 दिसंबर 83 को उसको स्वतंत्रता मिली। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो उनकी स्वतंत्रता है अमेरिका की, वो 4 जुलाई 1776 से मानी जाती है, जबकि वास्तविक रूप में उसको स्वतंत्रता है वो पेरिस समझौते के अनुसार 3 दिसंबर 1783 को मानी जाती है। तो इस प्रकार से अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष था, जिसे सामान्यतः इतिहासकारों ने स्वतंत्रता संघर्ष के स्थान पर इसे आंतरिक विद्रोह की संज्ञा दी है।